देखो ईवी रामास्वामी, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। कब छोड़ा कांग्रेस को? ये इन्होंने कांग्रेस को तभी छोड़ा जिस वर्ष जो सरोजनी नायडू है वो प्रेसिडेंट बनी। तो यहां से आपको याद रहेगा, प्रेसिडेंट बनी, आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया है कि ईवी रामास्वामी ने कांग्रेस को कब छोड़ा? 1925 में छोड़ा। ठीक है, ये चीज आपने अच्छी तरह याद रखनी है। ठीक है, अब क्यों छोड़ा वो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो मूवमेंट चलाया था, ये चलाया था, इनका जो मूवमेंट था एंटी ब्राह्मणिज्म था। क्या था? एंटी ब्राह्मणिज्म। अब एंटी ब्राह्मणिज्म जो मूवमेंट है, एंटी ब्राह्मणिज्म जो मूवमेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट। ठीक है, ये है जो ब्राह्मण्स के जो रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट था। ठीक है, ये मत सोचना। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, बिल्कुल ही। ये रिचुअल्स के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? रिचुअल्स के, जो ब्राह्मण्स की जो एक बहुत ऑर्थोडॉक्सी वाली रिचुअल्स होती थी उसके अगेंस्ट ये था। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया था क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इन्होंने जो ये मूवमेंट लेके आया था एंटी ब्राह्मण, ये मूवमेंट क्या कहलाया? सेल्फ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कहलाया। ठीक है, और इसमें जो टारगेट किया गया है, ये टारगेट किया है किसको? ज्यादातर द्रविडियंस को। किसको? द्रविडियंस को। ठीक है, द्रविडियन मूवमेंट का पता नहीं मैम मुझे ना, जैसे मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहा जाता होगा। मैंने कहा ना मैम, हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, हो सकता है मेरा वहां पर सीमित है ज्ञान ना। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इन्होंने, अब देखो यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन लेके आया? ईवी रामास्वामी। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया मेरा कि ईवी रामास्वामी ने कांग्रेस कब छोड़ी? और कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया कि जो पहले महिला, भारतीय महिला जिसने प्रेजाइड किया आईएनसी को, कब किया? गॉट इट? 1925 में। मैंने कहा भारतीय महिला, 1925 भारतीय महिला बोला। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो इन्होंने क्या करा ना, दक्षिण में थोड़ा महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, इन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। ठीक है, महिलाओं के साथ दो गलत काम होते थे, उनके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। तो इन्होंने दक्षिण में मोर्चा संभाला था महिलाओं के लिए। ठीक है, वैसे ही आपने नाम सुना है राम मोहन रॉय का, जिसे आप राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं। राम मोहन रॉय। और आप सभी जानते हैं राम मोहन रॉय का नाम तो जुड़ा हुआ है किससे? सती प्रथा से। नहीं, अभी हम विमेन को टारगेट करेंगे। सती प्रथा को इन्होंने खत्म करवाया, इसीलिए आपको पता है एक सती सती एक्ट पास हुआ। कब पास हुआ? 29 में सती, है ना, सती एक्ट आया, जिसमें जो सती प्रथा थी उसको बैन किया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। पर इसके पीछे जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे ही हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ऐसे ही भतेरे लोग आ जाते हैं। ठीक है, वी हैव मेनी रिफॉर्मर्स। अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। देखो, ये जितने भी रिफॉर्मर्स हमें दिख रहे हैं, खासकर 19 सेंचुरी के, 19वीं शताब्दी के जितने भी रिफॉर्मर्स हैं, सुधारक हैं, समाज सुधारक, जिन्होंने महिलाओं के विकास की बात करी है। ठीक है, महिलाओं के डेवलपमेंट की बात करी है। अब इन रिफॉर्मर्स में सिमिलरिटी क्या थी? सिमिलरिटी ये थी, जितने भी ये 19 सेंचुरी के रिफॉर्मर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, उनमें सिमिलरिटी क्या थी कि सभी लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस हो, सोसाइटी में चेंजेस हो। बट प्रॉब्लम क्या थी? बट दे डोंट वांट रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, यानी कि क्रांति नहीं चाहते थे। क्या कहा मैंने?
सभी रिफॉर्मर्स सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे, समाज में परिवर्तन चाहते थे, पर वो किसी भी तरह की क्रांति नहीं चाहते थे। और समाज में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो आपको क्या चाहिए? क्रांति। यस और नो? इसीलिए आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ज्यादातर ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे कम्युनिस्ट विचारधारा के। ठीक है। ऑल्दो 19th सेंचुरी में कम्युनिज्म विचारधारा बहुत फैली, यूरोप में तो काफी फैली। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स कब पैदा हो गए थे और डेथ कब हुई थी उनकी? तो यानी कि 19th सेंचुरी पकड़ में आ गया। तो 19th सेंचुरी में क्या था कि कम्युनिस्ट विचारधारा बहुत थी, रिवॉल्यूशन काफी हो रहे थे, पर भारत के जितने भी समाज सुधारक हुए उन्होंने कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं चाहा। क्या ये बात पकड़ पाया मेरी? यानी कि इसको एक सिंपल लाइन में आप क्या लिखेंगे? 19th सेंचुरी के जितने भी रिफॉर्मर हैं उनके लिए आप क्या लिखेंगे? दे एडवोकेटेड रिफॉर्म्स, दे एडवोकेटेड रिफॉर्म्स बट नेवर participated in any revolution, any revolution। रिवॉल्यूशन किसी ने नहीं किया, बस व्हाट दे डिड अ मूवमेंट। इन्होंने आंदोलन किया, क्रांति नहीं करी। आंदोलन किया, क्रांति नहीं करी। अब इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? पहले यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? सर इसका मतलब यहाँ की ये वो स्पार्क लगा देते थे, लेकिन वो मतलब स्पार्क लगाते थे, इनिशिएशन नहीं किया था उन्होंने डायरेक्टली रेवोल्यूशन। नहीं नहीं, स्पार्क देखो, हमें सबसे पहले इस बात को आपको समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि एक मूवमेंट यानी कि आंदोलन, मूवमेंट वर्सेस रिवॉल्यूशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये समझना पड़ेगा, है ना? हमें ये समझना पड़ेगा। तो मूवमेंट और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, मूवमेंट जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। क्या होती है? ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। और मूवमेंट जो है, मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब इसमें मास होगा। क्या होगा? भीड़ होगी। और याद रखिएगा, मूवमेंट में मास जोड़ने का जो फॉर्मूला है ये दिया था गांधी जी ने, तभी गांधी जी को इतना याद किया जाता है। गांधी जी ने क्या दिया था? मूवमेंट में मास, मूवमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक इसके पीछे मास नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं गांधी जी तो 1915 में भारत में आए हमेशा के लिए, तो वो तो 20वीं शताब्दी की बात है। पर मैं बात कर रहा हूँ 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में ये मूवमेंट तो करते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि मूवमेंट सक्सेसफुल तभी होगा जब वो उसके पीछे क्या होगा? जनता, मास होगा। ये बात किसने बताई? गांधी जी ने। पर अभी गांधी जी पिक्चर में नहीं है, राइट? तो इसीलिए मूवमेंट देखा आपने, मूवमेंट क्या थे? वो बहुत ग्रेजुअल थे। ग्रेजुअल मतलब बहुत स्लो थे। ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन जो है दो तरह का है, मैंने आपको बता रखा है। एक पॉजिटिव रिवोल्यूशन होता है और एक नेगेटिव। फिलहाल अभी हम नेगेटिव रेवोल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव रेवोल्यूशन है ये तकनीक पे निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। तो यहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो टेक्नोलॉजी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पर किस तरह का रेवोल्यूशन है? ये नेगेटिव है, नकारात्मक, खून खराबा, खून खराबे वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, ये कभी भी रिवोल्यूशन क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि इनके अंदर एक डर हमेशा रहता था कि हम अंग्रेजों से नहीं जीत पाएंगे। इन लोगों को पता था कि अंग्रेजों के पास काफी आधुनिक हथियार हैं जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए रिवोल्यूशन नेगेटिव करके हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए इन लोगों ने रिवोल्यूशन कभी भी नहीं अपनाया। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन क्या होता है जिसमें आप जानते ही हैं, इसमें एक क्विक डिसीजन, क्विक होता है, ये क्विक एक्ट होता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है? एकदम सोसाइटी में क्या आता है? चेंज आता है। सोसाइटी में चेंज क्या होता है? ये सडन होता है। कैसा होता है? एकदम से चेंज आता है समाज में, क्योंकि खून खराबा हो जाता है। गॉट इट? तो मूवमेंट और रिवोल्यूशन में डिफरेंस पता चला। और ये भी पता चला कि मूवमेंट, हाँ, मतलब मूवमेंट क्या होता है कि उसमें एक तरीका होता है। लोग क्या करते हैं कि मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है। सरकार को बॉयकॉट करते हैं। ठीक है। पर गांधी जी ने इसमें मूवमेंट में एक हायरार्किकल एलिमेंट होता है, जैस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मतलब हायरार्किकल होता है कि अगर एक काम हुआ उसके बाद वो दूसरे पे प्रोसीड करेंगे, फिर तीसरे पे प्रोसीड करेंगे, तो एकदम सडन एक्शन कुछ नहीं आता।
तो हायरार्किकल तो जितना मुझे समझ में आता है उसमें तो ये चीज होती है ना, जो आप कह रही हैं वो आई थिंक वो है ऑप्शनल है, वो जो आप कह रही है ऑप्शनल है। हायरार्की तो वो होता है ना, आपके ऊपर सीनियर बैठा है, उसके ऊपर सीनियर बैठा है, ऑर्डर ऑफ फ्लो के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि एक आंदोलन और एक क्रांति में क्या डिफरेंस होता है, और हमारे जो 19वीं शताब्दी के जितने भी समाज सुधारक थे वो किसका फेवर करते थे? मूवमेंट का। वो समाज में सुधार तो चाहते थे परंतु वो किसी भी तरह की क्रांति नहीं चाहते थे। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब इस मूवमेंट अब इस मूवमेंट जो है, ये जो मूवमेंट है इनका, जिसमें मास नहीं है ज्यादा, क्योंकि मास तो गांधी जी ने जोड़ा था, तो अभी हम देखेंगे कि मास यानी कि भीड़ इसमें नहीं है। तो ये मूवमेंट क्या था, बड़ा ग्रेजुअल था, बहुत स्लो था। तो इस वजह से उस समय की सोसाइटी में क्या हुआ, उस समय की सोसाइटी में दो तरह के दो तरह की क्लास दिखी। कैसी दिखी? जैसे आप सोचो, ब्राह्मण्स को ले लेते हैं पहले। ब्राह्मण्स एक सिंगल क्लास है, पर इस मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, ये दो में बढ़ गए। कैसे? कुछ ब्राह्मण्स ऐसे हो गए जो ये समाज सुधारक जो थे उनकी बातों से काफी प्रभावित हो गए, काफी इंप्रेस हो गए। तो इन्होंने क्या करा, जो एक ऑर्थोडॉक्सी थी उसको छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ऑर्थोडॉक्सी को छोड़ दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल क्रॉस कर दिया। Basically, ये empirical सोच में चल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और जो ब्राह्मण्स थे दूसरे वाले, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अभी भी ऑर्थोडॉक्सी इन्होंने रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी अब देखो आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो। तो मैंने क्या बोला, देखो ये इसी समय क्या हुआ कि किसी भी तरह का ये कोई क्रांति तो थी नहीं, तो इसीलिए कुछ ऐसे भी ब्राह्मण्स थे जो ऑर्थोडॉक्सी थे, जिनके अंदर क्या थी, ऑर्थोडॉक्सी। तो देखो ब्राह्मण्स में दो क्लास आई नहीं आई, बताओ? एक मतलब यहाँ पर ब्राह्मण कैसे आए थे, मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट जैसे ऊपर से आ रहा है ग्रेजुअल के बाद। क्यों? क्योंकि आप ईश्वरचंद विद्यासागर किस जाति के थे? ब्राह्मण्स। तो फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ब्राह्मण नहीं थे, पर वो ब्राह्मण होके खुद उन्होंने जो ब्राह्मण्स समाज में वर्चस्व रखते थे उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। विडो रीमैरिज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग अगर ये क्रांति होती, अगर ये एक क्रांति होती तो इसमें एक ही तरह की क्लास ही होती। क्योंकि क्रांति में क्या होता है, जो आमने सामने क्लास होती है, जैसे आपने कार्ल मार्क्स का जो रिवोल्यूशन पढ़ा है उसमें आपने देखा एक तरफ बोर्गेसी है और एक तरफ प्रॉली। तो तो उसने क्या कहा, उसने कहा प्रोलिटेरिएट से, उसने क्या कहा, बोर्गेसिस को खत्म कर दो, हटा दो, यानी कि सारा राज तुम्हारा होगा और तुम करोगे डिवीजन। क्या उसने ये कहा था कि बोर्गेसी और प्रोलिटेरिएट एक साथ रहेंगे? किसी भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में कभी भी क्रांति का सपोर्ट नहीं हुआ है। अगर क्रांति का सपोर्ट नहीं हुआ है तो दो तरह की क्लास हमें दिख रही है हर उसमें। ठीक है, जैसे अगर मुस्लिम्स को भी ले लो आप, मुस्लिम्स में भी क्या हो रहा था, दो तरह के लोग बाहर आ गए। एक है सर सैयद अहमद खान जैसे, जो क्या कहते थे, मैंने परसों वाली क्लास में पढ़ाया था आपको, क्या विचार थे इनके कि हिंदू मुस्लिम। मैंने आप लोगों को बताया था, जो आपके मेंस में आना चाहिए जरूर, मैंने कहा था कि इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम जब भी एक साथ काम करेंगे तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। किसकी तरफ ले जाएगा? डिस्ट्रक्शन की। मैंने कहा था ये मेंस राइटिंग में हमेशा लिखना आपने। इनके ये वर्डिंग थे कि हिंदू मुस्लिम साथ काम करेगा तो क्या लेके आएगा, डिस्ट्रक्शन। और यहां पर एक और था दियोबंद, है ना? अब दियोबंद भी क्या था, दियोबंद भी मुस्लिम था। तो यहां पर क्या था, दियोबंद जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। किसकी बात करते थे? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो आप देख लो हर वर्ग में, अभी मैंने ब्राह्मण्स में भी दिखा दिया, मुस्लिम्स में भी दिखा दिया, ये दो दो क्लास बन गई थी। क्यों बन गई थी? कारण यही है क्योंकि जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे वो एक मूवमेंट आधारित थे। उनका बेस क्या था? मूवमेंट।
अगर उनका बेस रिवॉल्यूशन होता तो आपको दो दो क्लासेस दिख रही, एक ही क्लासेस में दो डिवीजन दिखते। नो सर। पकड़ पाए ना मेरी बात? तो यहां से अगर मैं इसे कंसोलिडेट करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे यह समझ में आ रहा है कि मूवमेंट की वजह से, जो मूवमेंट हुए थे 19 सेंचुरी में, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में जो एक क्लास थी वो दो में डिवाइड हो रही थी। एक मानने वाले लोग और एक ना मानने वाले, मानने वाले और ना मानने वाले। क्या मैं समझा पाया? सो दैट मींस कि यहाँ पे ओपोजिशन आ रहा था, दो ओपोनेंट्स आमने सामने थे। एब्सोल्युटली। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि जो लोग नहीं मानते हैं, जिनको, उनको फोर्स थोड़ा किया जा रहा है, ये किसी तरह की क्रांति थोड़ी ना है। क्रांति में तो आदमी डर जाता है ना, घबरा जाता है, उसे मार देंगे। तो सर रेवोल्यूशन के अंदर भी तो हमने देखा था कि जैसे कार्ल मार्क्स की रेवोल्यूशन में भी तो हमने दो क्लासेस देखी थी। दो क्लासेस की वजह से उसने कहा था कि रिवोल्यूशन करो। आप भूल गई? समाज में दो क्लासेस हो गई थी कैपिटलिज्म की वजह से, एडम स्मिथ के फ्री मार्केट की वजह से। फिर उसने किसको टारगेट किया? प्रोलेटेरिएट से क्या कहा उसने? तो या उसने या उसने ये कहा था कि दोनों मिल बांट के रहो? फिर आपका स्टेटमेंट वैसा क्यों है? उसने तो कहा सारा कंट्रोल कौन कर लेगा? प्रोलेटेरिएट करेगा। ठीक है, तुम हो लेबर, तुम एग्जैक्ट लेबर हो, तुम्हारा हक है। ये कौन होते हैं प्रॉफिट खाने वाले? इनको हटाओ यहां से। तो व्हाट आई एम सेइंग कि भारत में ये दो दो क्लासेस कैसे बन गई थी? बिकॉज 19वीं शताब्दी के जितने भी समाज सुधारक थे, वो समाज में सुधार चाहते थे, पर किस मीडियम से चाहते थे? मूवमेंट। दे डोंट वांट रिवॉल्यूशन। आप पकड़ पाए ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब देखो, जितने भी ये समाज सुधारक थे, उनका जो विचार है, उनके जो जितने भी विचार हैं, थॉट्स हैं, वो फैलते कैसे थे? सबसे इंपॉर्टेंट था उनके विचारों का फैलना का तरीका, जरिया, वो क्या था उस समय? सर मास मीडिया में जैसे ये मैगजीन प्रिंटिंग। जी, सबसे सबसे ज्यादा था उनका प्रेस। क्या था? प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। अब यहीं से देखो, आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये प्रेस को देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले प्रेस किसने एस्टेब्लिश करी? सर जे बंगाल गजट के नाम से जे के हिक्की ने। वो तो न्यूज़पेपर था। फर्स्ट प्रेस इन इंडिया, वो तो न्यूज़पेपर बता रही है मैडम आप। ठीक है, फर्स्ट प्रेस इन इंडिया लाने वाले थे पोर्चुगीज। कौन थे? ठीक है, और मैंने कैसे याद कर रखा? आपने ऐसे याद रखना है जैसे 1757 की क्रांति कहते हैं ना, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना 1757 पे, तो इसमें 1557 कर दो। तो पहली प्रेस भारत में 1557 में गोवा में स्टैब्लिश की गई। कहां कहां की गई? ठीक है, 1757 को याद मत रखना, ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया। हो गया यहां तक डेटा आपका? अब वैसे ही अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं, ब्रिटिश ने फर्स्ट प्रेस कहां स्टैब्लिश करी? इन्होंने कहां फर्स्ट प्रेस स्टैब्लिश करी? बिल्कुल, इन्होंने करी बॉम्बे में। कहा? कब करी? जैसे बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? भाई इन दोनों को आजू बाजू 7 और 6 को इंटरचेंज कर लो, क्या आएगा? ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। एक है आपका 1557, दूसरा है आपका 1674। याद करने का तरीका प्लासी और बक्सर। अच्छा, अब आपको यहां देख के क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेस है वो तो आपकी 16 17 सेंचुरी से एक्टिव हो चुकी थी,
और मैं बात कर रहा हूं आपसे किस सेंचुरी की? 19th। 19th सेंचुरी। तो यानी कि इस समय तक जो प्रेस थी वो काफी फैल चुकी थी, इसीलिए जितने भी समाज सुधारक थे, उनके जो विचार थे, उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता था? प्रेस। ठीक, चलिए गुड। पकड़ पाए मेरी बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? अब देखो, मैं दो समाज सुधारक के नाम दे रहा हूं आपको। एक है आपके, इनका तकिया कलाम था लोक हितवादी। क्या नाम था तकिया कलाम? लोक हितवादी। ये तकिया कलाम किसका है? लोक हितवादी। सर क्या बताना है? किसका तकिया कलाम था ये? मैंने लिख दिया देखो। बाल गंगाधर तिलक। हाँ, बाल गंगाधर तिलक का तकिया कलाम, यानी कि पेन नेम क्या था? लोक हितवादी। और दूसरे हैं आपके जाम्भेकर। जाम्भेकर। तो ये दो लोगों ने आवाज उठाई थी समाज में। किस चीज की आवाज उठाई थी? वैसे तो बहुत थी, पर एक मुद्दा अहम था कि जो विमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिले। प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिले। तो ये दो नाम अच्छी तरह याद रखेंगे। लोक हितवादी जो एक पेट नेम है, एक पेन नेम है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। और दूसरे हैं आपके जम्भेकर। ठीक है, इन्होंने, अब देखो हुआ क्या था कि ऑल दो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में समान अधिकार मिला, वो आज भी आप जानते हैं समान अधिकार महिलाओं का जो है वो ससुराल में है, मायके में उतना नहीं मिलता है, आप जानते ही हैं अभी भी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बार बार कहता है कि आप कानून बनाइए, पर आपको पता है संसद इसमें कानून नहीं बना रही है, राइट? चलिए, अब मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, जो ये इक्वल राइट्स, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स की बात उठी थी, ये भी कब उठी थी? कौन सी सेंचुरी? तो यानी कि बाल गंगाधर तिलक और हमारे जम्बेकर साहब जो हैं, ये भी कह रहे हैं क्या कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब इतनी बातें जो मैं आपको बैकग्राउंड में बताई, इसके बाद क्या हुआ? हमारी महिलाएं एक्टिव हो गई। फिर इवेंचुअली क्या हुआ? कौन एक्टिव हो गया? विमेन्स वर एक्टिव। एक्टिव मतलब अब ये क्या हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं ये अब आंदोलन में भाग लेना शुरू करेंगी, क्योंकि इनके घर ही के लोग, इनके घर ही के जो इनके पति हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको। ठीक है, और इसका श्रेय जाता है समाज सुधारकों को। चाहे वो ग्रेजुअल थे, चाहे उनका तरीका मूवमेंट था, पर कहीं ना कहीं ग्रेजुअली समाज में परिवर्तन आया। अब हम कुछ इंसिडेंट देखेंगे महिलाओं से संबंधित, कि महिलाओं को कैसे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला इंसिडेंट हम ले सकते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल में। शुरुआत हम करते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल की। तो बंगाल का विभाजन आप सभी जानते हैं कब हुआ था? सर 1905। है ना, 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसी डिवीजन ऑफ बंगाल के विरोध में जो कांग्रेस थी, उसने कौन सा मूवमेंट लाए थे ये लोग? स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल, स्वदेशी मूवमेंट लाए थे। और इस बार हमें क्या दिख रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट में खासकर दो प्रांतों से, वो दो प्रांत हैं आपके बंगाल और पंजाब, बंगाल एंड पंजाब से बढ़ चढ़कर, ठीक है, इन एक्सेसिव अमाउंट विमेन्स वर पार्टिसिपेटिंग। विमेन वर पार्टिसिपेटिंग यानी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, अब इसी में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि यहां पर एक नाम आएगा आपके लिए, यही स्वदेशी मूवमेंट में, वो है आपके, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी बहन का नाम पता है ना आप लोगों को? पता है? एक महिला है जिनका नाम है स्वर्ण कुमारी। क्या नाम है? स्वर्ण कुमारी। और
इन्हीं की बेटी, इनकी डॉटर, जिसका नाम है सरला देवी। क्या नाम है? सरला देवी। और याद रखना जो स्वर्ण कुमारी हैं ये एक बहन है, ठीक है, सिस्टर हैं। किसकी हैं ये? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की। तो सरला देवी क्या होगी इनके? भांजी रविंद्रनाथ टैगोर की जो फीस थी, है? जो रविंद्रनाथ टैगोर की फीस। क्या कह रही मैम? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो नीस थी। सरला देवी, हाँ जी। ठीक है। अब देखो, स्वर्ण कुमारी और सरला देवी, स्वर्ण कुमारी और सरला देवी मिलके मिलके एक मंडल की स्थापना करेंगे। इस मंडल का नाम है भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल। इस मंडल की स्थापना करने वाले कौन है? सरला देवी और उनकी माताश्री, जिनका नाम है स्वर्ण कुमारी। अब इस मंडल के द्वारा ये क्या करती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा देती हैं, उनको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताती हैं, राष्ट्र क्या होता है ये समझाती हैं, अधिकार क्या होते हैं ये समझा रही हैं इन महिलाओं को। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा होगा किस तरह से महिलाएं जो हैं अपना काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये है स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ी हुई कुछ बातें। क्या मैं समझा पाया स्वर्णा कुमारी के बारे में और सरला देवी के बारे में? अच्छा, एक चीज याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि भारत स्त्री महामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? लाहौर में। और ये कब किया गया था? 1910 में। कब किया गया था? 1910 में। डन। चलिए, अब ऐसे ही हम कुछ और महिलाओं को ले लेते हैं। ये इनका संबंध स्वदेशी मूवमेंट से नहीं है, पर इनका संबंध कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट से है। ठीक है, तो दूसरी है हमारी पार्वती देवी। अब हम दूसरी महिला को उठाते हैं, पार्वती देवी को। ये एक प्रधानाध्यापिका हैं, यानी कि हेड मिस्ट्रेस हैं। ठीक है, प्रधानाध्यापिका हैं ये, हेड टीचर है, मतलब हिंदू गर्ल्स कॉलेज की, गर्ल्स स्कूल की, सॉरी, हिंदू गर्ल्स स्कूल, जो कहाँ है? कांची में। कहाँ है? कांची। कांची कहाँ है ये? सर ये तमिलनाडु। जी, तमिलनाडु में। गुड। तो ये जो हमारी पार्वती देवी हैं, ये एक परिषद बनाएंगी। उस परिषद का नाम है कांची महिला परिषद। तो कांची महिला परिषद ये एग्जाम में पूछा गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? पार्वती देवी। ठीक है, और ये जो कांची महिला परिषद है, ये यहाँ पर भी वही चीज है, ये महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तरह से उजागर कर रही है। उजागर मतलब उनको एनलाइटमेंट दे रही है कि किस तरह से अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। हम समान हैं, है ना, और राष्ट्र क्या होता है उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अब ये पार्वती देवी भी इसमें आ चुकी हैं, राइट। अब सीधे आपकी फेमस जो है एनी बीसेंट में आ जाते हैं। एनी बीसेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है, इनको याद करने का बहुत आसान तरीका है। भारत को आजादी कब मिली थी? 1947 को भारत को आजादी मिली थी। सीधे इसमें 100 साल लेस कर देना, क्या आएगा? 1847। तो 1847 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? आयरलैंड में। कहाँ होता है? ठीक है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, राइट। और आगे चल के हमें दिखता है इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है कब? 1933 में इनकी डेथ होती है। कब होती है? यानी कि आजादी नहीं देख पाएंगी भारत की। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली इनकी पूरी डेट बता देता हूं क्योंकि नजदीकी है। तो 20 सितंबर 1933 को इनकी क्या होती है? डेथ। अब देखो, ध्यान से देखना, ये जब भारत आती है, ये भारत कब आती हैं?
अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक लेक्चर दिया था, शिकागो में एक सेमिनार दिया था उन्होंने। जी मैम, क्या कहा मेरे आप? प्रिय भाइयों बहनों क्या? ऐसे करके स्टार्ट किया था इन्होंने। जी 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 जी, क्या कहा आपने? एक बार दोबारा बोली तो आवाज कट गई थी आपकी। सर मैं ये कह रही हूँ इन्होंने वहां पे स्पीच स्टार्ट करते हुए कहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। हम्म। तो इससे काफी मतलब दे पीपल आर क्वाइट इम्प्रेस्ड, तो सभी इनके रिस्पेक्ट में खड़े भी हुए थे वहां पे। इट वाज लाइक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्पीच थी जो इन्होंने वहां पे हम्म। लैंडमार्क क्रिएट किया था इन्होंने वहां पे। तो मतलब इन्होंने क्या बोला था, भाई बहनों? तो इससे इम्प्रेस क्यों हुए वो लोग? तो सर संबोधित किया ना उन्होंने कि ऐसे इंट्रोडक्शन देते हुए उन्होंने सबको संबोधित ही ऐसे किया था, मेरे प्रिय भाई बहनों। ओके ओके, गुड। जैसे आपने उसको ना हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके सर। एग्जैक्टली इन्होंने, क्योंकि वहां, हाँ, इन्होंने ये भाई बहनों नहीं बोला था, वो तो आपने ट्रांसलेट कर दिया। इन्होंने बोला था ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और पहली बार किसी ने किसी को संबोधित किया, यानी कि इन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर बोलकर इन्होंने क्या दिखा दिया? इन्होंने आपका आर्टिकल 51 दिखा दिया। अब बताओ आर्टिकल 51 कैसे दिखा दिया? पीस, इंटरनेशनल पीस। यानी कि विश्व में हम सभी भाई बहन हैं। क्योंकि अंग्रेज कहते थे व्हाइट मैन बर्डन, क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे कि हम तुमसे ऊपर हैं। हमारी जो हम जो गोरे हैं, हमारी जो स्पीसीज है, यानी कि हमारी जो प्रजाति है, वो तुमसे ऊपर है। अंग्रेज कहते थे हम ऊपर है, तुम हमारे भाई बहन कभी नहीं हो सकते, तुम हमारे इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो इसी को काउंटर मारा था हमारे स्वामी विवेकानंद ने, क्या बोलकर? टू ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर। यानी कि जब इन्होंने कह दिया टू ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो हम सब क्या हो गए? एक ही में आ गए हैं। और हम सब क्या है? पूरे विश्व में शांति बनाएंगे। ये आपसे ना इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसका क्या मतलब था? इसका बड़ा गहरा मतलब था, अब आप समझ गए। तो इसी मतलब को हमने कहा रखा है अपने आर्टिकल। सभी को समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ हो गया? अब देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे ट्विस्ट क्या है। अब यहां पर देखो 1893 में थी ये स्पीच, कहां थी? 1893 शिकागो। ठीक है, ये स्पीच थी शिकागो में। और ये स्पीच में जो हमारी एनी बेसेंट है वो इतनी प्रभावित हुई कि स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया है। और उनके साथ कहां आ गई हैं? तो यानी कि यहां से आपको क्या मिल गया है कि एनी बेसेंट भारत कब आई हैं? 3। देखो, अब ऐसे अगर आप 1893 को याद ना करें, याद ये करें स्पीच हुई थी, और उससे प्रभावित होके हमारी एनी बेसेंट हमेशा के लिए कहां जाएंगी? भारत। और भारत में आकर ये जो महिला है, ये जो दबंग महिला है, ये होम होम रूल लीग की स्थापना करेंगी। होम रूल लीग की स्थापना करेंगी। कब करती हैं स्थापना? सर 1916 में। बिल्कुल। इनकी इस होम रूल लीग में स्थापना करने में बाल गंगाधर तिलक काफी मदद करते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाएगा कि इनको ये स्थापना करने में किसने मदद करी, तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्थापना करी, और आप सभी जानते हैं 1917 में तो ये आईएनसी की क्या बन गई? जी। और आगे एक पॉइंट और याद रखेंगे इनका। वो पॉइंट है कि इन्होंने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया। विमेन्स इंडियन एसोसिएशन स्थापित किया। कहां किया? अडियार में। कहां किया? बॉम्बे में। अडियार में, अडियार। इन 1917। और बैटल ऑफ अडियार बताया था मैंने आपको, याद होगा। बैटल ऑफ अडियार किस किस के बीच लड़ा गया था? फ्रेंच और ब्रिटिश। बिल्कुल नहीं, फ्रेंच और चंदा साहिब की टीम थी। चंदा साहिब की तरफ से कौन गया था?
चंदा साहिब की तरफ से गया था महफूज खान, महफूज खान। और हमारे फ्रेंच की तरफ से कौन गया था? कैप्टन बेस्ट। मारू। कहाँ मारू? थप्पड़ का मारू? सर ये कैप्टन बेस्ट तो फ्रेंच के कैप्टन थे। पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज। पूरम जी थप्पड़ खाने के लिए ठीक हो? अभी तबीयत ठीक हो गई? रिवीजन कम हो रहा है? यस। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि विमेन इंडियन एसोसिएशन जो ये संस्थान है, ये खोलने वाले कौन है? कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। 1917 में इन्होंने ये कहाँ खोला है? अडियार। क्लियर हो गया? चलो ये भी एनी बेसेंट का भी हो गया है। अब हम देखते हैं और क्या हो रहा है। एनी बेसेंट से लिंक मत करना इसे। अब एक हमें और क्या दिखेगा? द नेशनल काउंसिल लिखेंगे, द नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया, इन इंडिया स्थापित किया जाएगा। ये कब स्टैब्लिश किया जाएगा? इन 1926। अब इसको ये जो आपको दिख रहा है काउंसिल, द नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया, इसको ऐसे तो काफी लोग, काफी महिलाएं एक साथ इसमें इसको एस्टेब्लिश करती हैं, तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इसको लीड भी किया था, वो महिला है आपकी मेहरू बाई टाटा। टाटा का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना, कहीं पर आपको मेहरू बाई और कहीं पर मेहरी बाई भी मिलेगा। मेहरी बाई, तो दोनों एक ही है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। किसी बुक में मेहरी बाई मिल जाता है, किसी बुक में मेहरू बाई, तो दे बोथ आर सेम। तो याद रखना था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया जो 1926 में बनाया गया है, इसको कौन स्टैब्लिश कर रहा है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक है, हो गया सबका? ऐसे ही आपका नेक्स्ट है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब स्टैब्लिश हुआ ये? बस उसके एक साल बाद, यानी कि बिल्कुल। याद कैसे रखेंगे? साइमन कमीशन वाली बात याद रखना। और ये स्टैब्लिश किसने किया था? ये भी बाहर की महिला थी, क्या नाम था इनका? बिल्कुल, मार्गरेट। वेरी गुड, मार्गरेट कजन्स। कजन्स, कजन्स। और ये जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस था, ये पहले ना नॉन पॉलिटिकल था। इनिशियली इट वाज नॉन पॉलिटिकल। हाँ, इनिशियली स्टार्ट, इनिशियली इट वाज, एक सेकेंड ना, इनिशियली इट वाज नॉन पॉलिटिकल। क्या था ये? यानी कि सिर्फ ये एक एनजीओ की तरह काम करता था और सेवा वेवा करता था, पर आगे चल के ये एक पॉलिटिकल मैटर में घुसने लगे, इसने आपको रजिस्टर करा दिया। हाँ, क्या कह रही थी आप अश्विन मैम? बिल्कुल, 1930 में ये एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरा। ठीक है, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तभी मैंने लिखा है कि इनिशियली इट वाज नॉन पॉलिटिकल। ठीक है, आगे चल के इसने अपने आप को एक राजनीतिक दल में रजिस्टर कराया। ठीक है, क्लियर हो गया? सर एक बार रिपीट कर देंगे, क्या बोला है आपने? मैंने कहा इनिशियली जो है ये इट वाज नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आगे चल के 1930 में इसने अपने आप को रजिस्टर कराया और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आगे आया। जी सर, थैंक यू। ठीक है, अब देखो आगे हम देखेंगे, और आगे हमें क्या मिलता है कि जो इंडियन विमेन है, इंडियन विमेन है, इनको पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार कब मिला? वोटिंग राइट कब मिले? वोटिंग राइट्स कब मिले? गुड, इनको वोटिंग राइट्स मिले थे 1926 में।
ऑल्दो ये वोटिंग राइट्स बहुत लिमिटेड थे, पर कहीं ना कहीं मिले थे, ठीक है। और ये स्टार्टिंग हुई थी कहां से, हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी से। कहां से? पर एक काफी लिमिटेड थे, ठीक है। क्लियर हो गया? हो गया सर। नेक्स्ट यहां से देखते हैं और क्या होता है। अब जैसे वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हमें क्या दिखेगा, फिर एक जो आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा था, जैसे आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ रखा है, जिससे आपको क्या मिले थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मिनी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मिले थे, राइट, केंद्र में भी और प्रोविंसेस में भी। तो वैसे ही क्या हुआ, प्रोविंस में पहली महिला जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, क्या नाम था उनका? फर्स्ट वुमन हु फॉट काउंसिल्स इलेक्शन, परिषद के चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? उनका नाम था मेरी मम्मी के नाम पे, कमला देवी, ठीक है, याद रखना, करुण सर की मम्मी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? कमला देवी। ठीक है, क्लियर। तो कभी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली महिला कौन थी जिसने चुनाव लड़ा, तो कहां टिक करके आ जाएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या होता था ना, हमारे जो काउंसिल्स होती थी, जो अंग्रेजों ने काउंसिल्स बनाई थी, उसमें कुछ नॉमिनेटेड सीटें भी होती थी। क्या होती थी? नॉमिनेटेड सीट्स होती थी। नॉमिनेटेड तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जानते हैं, मनोनीत। तो ऐसे ही मद्रास पहला बना, पहला स्टेट बना जिसने दो महिलाओं को नॉमिनेट किया, टू वुमेन्स को नॉमिनेट किया। और वो महिलाएं क्या थी? एक का नाम था मुट्टू डॉक्टर मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी का नाम क्या था, एक सेकंड का, इस दूसरी का नाम क्या था, दूसरी का नाम मैं भूल गया यार। ठीक है, तो उसको अभी मुझे याद आ जाएगा तो बता दूंगा, पर ये नाम याद रखेंगे, ठीक है, कि मद्रास पहला स्टेट बना जिसने महिलाओं को नॉमिनेट किया। तो एक महिला तो मुझे याद आ गई, मुट्टू स्वामी, हमारी मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। दूसरी भूल गया अब, ठीक है, क्लियर है यहां तक? जी सर। ठीक है, अब हम सीधे आ रहे हैं किसमें, हमारी सरोजनी नायडू। मैं सरोजनी नायडू में आ रहा हूं। सरोजनी नायडू जिनको क्या कहा जाता था? कोकिला, भारत की बिल्कुल बिल्कुल, भारत की कुक। तो इंग्लिश में कहते थे इनको नाइटिंगेल ऑफ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारत की। कोकिला। और जैसा अभी मैंने बताया आपको, आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी है, कब बनी? 1925 में। गांधी जी के एक साल बाद। और ये आईएनसी का सेशन कहाँ हुआ था, ये 1925 वाला? नेहरू हम्म, नेहरू गली, नेहरू गली। सर कानपुर यूपी में हुआ था सर। हाँ, तो कानपुर का है। जी सर, मेरे को यूपी ही याद था, सॉरी। ठीक है, और ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया था, कहाँ, दांडी। दांडी मार्च में सर, ये दांडी मार्च में। ठीक है, अब फिर गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया था, आप जानती हैं, फिर इन्होंने मोर्चा संभाला था वो, ठीक है। और ये जो थी गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, पहले अपने कानपुर के नीचे क्या लिखा है? दांडी मार्च। गांधी जी का जो दांडी मार्च था, आप जानते होंगे, दांडी मार्च में इन्होंने गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर भाग लिया था, और गांधी जी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आगे की कार्रवाई, आगे का जो सत्याग्रह था, वो किसने संभाला था?
सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के बारे में ये भी याद रखिएगा, ये पहली गवर्नर बनी है, पहली गवर्नर बनी है जब आजाद भारत हो गया था, तो यूनाइटेड प्रोविंस की ये पहली क्या बनी थी? गवर्नर। फिर सुचेता कृपलानी जो थी वो सीएम बनी थी। यूनाइटेड प्रोविंस की क्या बनी थी? पहली गवर्नर, जो आगे चल के क्या कहलाया? उत्तर प्रदेश। अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। एंड करने में क्या बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारे महिलाएं मूवमेंट कर रही हैं। अब जैसे हम देखते हैं हमारे आदमियों में, हम रिवॉल्यूशनरी आदमी में हम कहते हैं भगत सिंह, ये सब क्या है? रिवॉल्यूशनरी। वैसे ही महिलाएं भी रिवॉल्यूशनरी थी भाई। तो महिलाएं रिवॉल्यूशनरी कैसे बनी? महिलाएं रिवॉल्यूशनरी बनी थी एक कांड से। वो कांड था आपका, वो इंसिडेंट था आपका चिटागोंग आर्मर रेड। सुना होगा आपने, चिटागोंग यस सर, चित्तगोंग, वेस्ट बंगाल। आर्मर, हाँ जी, सूर्य सेन बिल्कुल आर्मर रेड। तो यहाँ पर जो मेन के लीड, साथ सूर्य सेन है ना सर, सूर्य सेन। मेन लीड जो थे वो कौन थे? सूर्य सेन। और ये रेड कब की है, चिटागोंग आर्मर रेड? 1930 की है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहां पर इस चिटागोंग आर्मर रेड जो सूर्य सेन के लीडरशिप में हुआ था, इससे जो हमारी दो महिलाएं हैं वो काफी प्रभावित हो गई थी, और आगे चलकर वो रिवॉल्यूशनरी, हाँ वो आगे चल के रिवॉल्यूशनरी की तरफ उन्होंने रुझान किया। वो दो क्या दोनों बहनें थी? वो उसके बारे में मुझे नहीं पता मैम। ठीक है, सर एक्चुअली मैंने कुछ ऐसा ये पढ़ा था कि जब सूर्य सेन थे तो उसके बाद ना इन्होंने जाके ये दोनों शायद बहनें थी और इन्होंने जाके पिस्टल कहीं से अरेंज किया और इन्होंने फ्रंट में आके मारा था। आई होप। देखो अब इसमें तो मैं, क्योंकि जो दो महिलाओं के नाम मिलते हैं, अगर वो दोनों बहनें थी तो उनकी जो कास्ट है वो एक सी आनी चाहिए ना। पर मे बी सर वो कोई और थी। प्री मतलब हम्म ऐसे रेवोल्यूशन करना, क्योंकि इनका जो मतलब बताते हैं कि चाइल्डहुड था वो यही देख के चलता था, इन्होंने करा था। तो ये बहनें थी पर इनका एक ही होता, मतलब एक ही उसमें रहना, कजन्स होते पर एक ही रहना था घर में। तो इनका बैकग्राउंड ऐसा था तो इसलिए इन्होंने अपने घर में देख देख के रेवोल्यूशन पहला वो करा। ओके, तो यहाँ पर ये दो नाम है, प्रीति लता वाडेडर और दूसरी है कल्पना दत्त। ठीक है, तो अब जैसे ये बहनें हैं, ये हैं, इसके बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा कम है। हाँ, नहीं सर, वो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो शायद असम की दो बहनें थी, वो मैंने असम वाले इसमें पढ़ा था, इसमें नहीं है सर, मैं गलत थी सर। ठीक है ठीक है, तभी एक्चुअली हिस्ट्री में मैं ये नहीं कह सकता ना। मेरा काम है एनसीईआरटी का डेटा, जो यूपीएससी का जो ऑथोराइज डेटा है वो आप तक पहुंचाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, एक लास्ट और रह गया। एक है, एक महिला और है जिनका नाम है हजरा बेगम। क्या नाम है? हजरा बेगम, क्या नाम है? इन्होंने जो मोर्चा संभाला था वो कहां से संभाला था? रामपुर से। सर हजरत बेगम महल। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये हजरा बेगम है। वो तो हजरत अलग हो गया। ठीक है, इन्होंने एक क्या बनाई थी, लेबर पार्टी बनाई थी, उनकी ये लीडर थी, लेबर लीडर थी ये। ठीक है, क्योंकि ये किस विचारधारा से प्रभावित थी? कम्युनिस्ट विचारधारा से। कौन सी विचारधारा से? साम्यवाद। तो भारत की जो पहली कम्युनिस्ट विचारधारा की महिला बनी थी वो हजरा बेगम बनी थी, कहा जाता है। ठीक है, पर देखो अगर मैंने ऐसा बोला कि भारत की पहली, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कोई एग्जाम में भी नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि हजरा बेगम कौन थी, मतलब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? साम्यवाद, कम्युनिस्ट। और इन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई थी, क्योंकि कम्युनिस्ट अगर कोई होगा तो वो किसका मसीहा होगा? ये तो आप पॉलिटी ऑप्शनल पढ़ चुके हो, तो इतना तो लॉजिक लगा सकते हो, राइट? क्लियर है? यस सर। तो इतना डेटा जो है ये महिलाओं के लिए हमारा इनफ है, काफी डेप्थ डेटा भी था ये, आपने देखा था। तो ये डेटा आपने बाय हार्ट याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। डन। तो हमने इस तरह से देखा किस तरह से महिलाओं का मूवमेंट में शामिल होना हुआ, और हमने ये भी देखा महिलाओं की स्टार्टिंग एज अ
एक सिंपल वे में हो रही थी, मूवमेंट लेके आ रही थी, फिर धीरे-धीरे हमने देखा महिलाएँ रिवॉल्यूशनरी बन रही थी। फिर आगे चल के हमने देखा कि हमें ऐसी महिलाएँ मिल रही हैं जिनकी विचारधारा क्या है? फेमिनिस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा है, जो मैंने कहा सिविल सर्विसेज में आपको चाहिए होता है, वो होते हैं लॉजिक्स, वो होता है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है कि 19वीं शताब्दी में जितने भी हमारे रिफॉर्मर थे, वो लोग समाज में सुधार तो चाहते थे, पर वो किसी भी तरह का रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, किसी भी तरह का रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे। और होता क्या था, इस रिवॉल्यूशन ना चाहने की वजह से, सिर्फ मूवमेंट का सहारा लेने के चक्कर में हुआ क्या कि हर वर्ग में, यानी कि हर क्लास में 2 डिवीजन हो गए, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, इस तरह से, राइट? तो कारण क्या था? एब्सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। चलो, क्लियर है? डन? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी लोगों को समझ में आया? वर्षा जी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। पूनम जी? जी सर। बाकी आशु मैम, अश्विन जी, केशव जी? यस सर। चलो फिर ठीक है, चलो फिर आप थोड़ा मंदिर वंदिर जाते हैं, है ना? आज जरा कृष्ण जी को भोग लगा के आते हैं। अच्छा गाइस, एक सुनिए सुनिए, एक बात सुनिएगा मेरी ना, शायद कल, अगर मैं कल निकल गया तो एक दो 2 दिन का गैप आएगा क्लास में, ठीक है? तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं कल नहीं गया तो कल क्लास लूंगा, अगर गया मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी आप लोगों को। तो अगर मैं नहीं लूंगा क्लासेस तो प्लीज आप रिवाइज करेंगे अच्छी तरह, गॉट इट? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए फिर ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।